महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज के इंडक्शन प्रोग्राम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित एवं पुष्पांजलि अर्पित कर आज के समारोह का शुभारंभ करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रांबिता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवहि सदा वंदिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाड्यापहा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवभूमि भारत माता पर हम सबको अभिमान है, पावन कड़कड़ यहाँ अनोखा दर्शन महान है। मातृ देवी भारतंबा के चरणों में हमारा सत सत नमन। योग से गोरक्षनाथ जी के चरणों में हमारा सत सत नमन। दीप प्रज्वलन पश्चात इसी कड़ी में मैं अब गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं को प्रार्थना गीत हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए कर सेवा कर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी विकलो के सेवक बन संताप हरे जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। जगदम्ब देश पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसाए। निज मान मान मर्यादा प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। सा सारी सनी नी सनि पापा नि पम पम प गम पनि धा धा ध स पापा पनि मा मा पम गम गम पनि सा आ आ आ आ माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे। दूर से अज्ञान उदधि से दूर से अज्ञान उदधि से वीणा पानी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे। सरस्वती सरस्वती
सरस्वती शारदे माँ शारदे शारदे माँ शारदे सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते हम शिशु है आज्ञानी माता इन चरणों का प्यार दे वीणा पानी तार दे माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे सरस्वती सरस्वती शारदे माँ शारदे शारदे माँ शारदे मूर्ख हम नहीं जाने जननी पूजन वंदन ध्यान को मूर्ख हम नहीं जाने जननी पूजन वंदन ध्यान को आदि शक्ति कर क्षमा हमें आदि शक्ति कर क्षमा हमें पूजा की उद्गार दे वीणा पानी तार दे माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे सरस्वती सरस्वती शारदे माँ शारदे शारदे माँ शारदे शारदे माँ शारदे सरस्वती वंदना पश्चात अब मैं पूरे सम्मान के साथ विनम्रता पूर्वक गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य महोदया डॉक्टर टी.एस. अजिता जी से स्वागत उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Good morning to all. It's my privilege to welcome our guest of honor, Major General Dr. Atul Bajpai sir, Vice Chancellor of Mahayogi Gorakhnath University. He served in the Indian Army more than 38 years and he is the backbone of this organization and he is an active member in the research activities and he published so many journals, international and national journals. We welcome you, sir. Next, I would like to welcome our registrar, sir, Dr. Pradeep Kumar Rao, sir. He is the pillar of this organization and he will be active in all the activities of universities and he used to support us in all the activities in educational and co-curricular activities and he's like pillar only. So we welcome you, sir. Next, I would like to welcome Dr. S.N. Singh, sir, Professor Guru Shri Gorakhnath Institute of Medical Science, Ayurveda, and Dr. Ganesh Patil, sir, Professor Guru Shri Gorakhnath Institute of Medical Science, and Mrs. Princey George, Professor and Vice Principal of Guru Shri Gorakhnath College of Nursing, and Dr. Sumit, Associate Professor of Guru Shri Gorakhnath Institute of Medical Science, and Dr. Pragya, Assistant Professor of Guru Shri Gorakhnath College, Institute of Medical Science, and the coordinator for DPharm and BPharm classes, and in charge for DPharm and BPharm, and Dr. Vijay, sir, Assistant Professor and in charge for Agricultural Department, and Mrs. Divya, Associate Professor, Guru Shri Gorakhnath College of Nursing and HOD of Nursing Foundation Department, as well as the coordinator for BSc Nursing first year. And next, Mrs. Regita, HOD of Medical Surgical Nursing Department of Guru Shri Gorakhnath College of Nursing, and Mrs. Anjali Gupta,
and HOD of Obstetric and Gynecology, Maternal Health Nursing Department of Guru Shri Gorakshnath College of Nursing, and Miss Priyanshi, in charge of Biochemistry and Biotechnology Department, and Miss Pragya Pandey, in charge of Microbiology Department, and Miss Anchal Gupta, Guru Shri Gorakshnath College of Nursing and GNM first year coordinator, and Mr. Vishwajit, an ANM coordinator of Guru Shri Gorakshnath College of Nursing, and Ms. Supriya, paramedical in charge, and other faculties, parents, students, as well as administrative staffs and other Mahayogi Gorakhnath University staffs are welcoming for this occasion. And but last but not the least, and today's heroes and heroines of this university, I am welcoming you all for this occasion, and we assure that we will give you and we will help you to get a sound academic and co-curricular activities in our university. And we are concerned including your critical thing, not only the academic areas, we are concerned about your critical thinking capacity, so that you will get maximum of your critical activities works you will get regarding your specific areas. Specific areas in the sense for nursing related academics you will get, for agriculture regarding critical activities you will get, and we will be promoting that critical activities. Another thing is our university is concerned with the students' feedback. So if your suggestions are welcoming to our university, and regarding classes, co-curricular activities and other activities, if you have any suggestions, always we are welcoming you people for your suggestions. And this is our pride. So we are proudly, we can tell you people that we are creating a future leaders in our university, and we are welcoming you peoples, and we are always here to help you peoples in the academic and personality developments and the professional and non-professional developments. Always you are welcome to approach our faculties. Our senior faculties are here, or we have more faculties of Guru Shri Gorakshnath Institute as well as Mahayogi Gorakshnath University. And anytime people are ready to help you, 24-hour service, our faculties are ready to provide to you people. And I think you people are lucky to have admission in our university. Again, welcoming all you peoples. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. भारत की संत परंपरा में नाथ पंथ के प्रवर्तक महायोगी गोरखनाथ का प्रतिष्ठित स्थान है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य आधुनिक स्वरूप में भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्प्रतिष्ठा एवं ज्ञान का ऐसा केंद्र विकसित कराना है, जहां प्रवेशार्थियों को चिकित्सा तकनीकी के योग के साथ विज्ञान एवं कला की समस्त विधाओं का समन्वित संतुलन ज्ञानार्जन हो सके। एक ही परिसर में चिकित्सा को सभी विधाओं योग, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ एवं यूनानी आदि से समन्वित स्वास्थ्य सेवा का मौलिक प्रतिमान विकसित कराना है। और इसी उद्देश्य को पूरा कराने हेतु महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे नर्सिंग के अंतर्गत डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ANM, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी GNM, डिग्री कोर्सेज बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग के सभी विभाग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। पैरामेडिकल के अंतर्गत डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन एवं एग्रीकल्चर साइंस के अंतर्गत BSc एग्रीकल्चर, एलाइड हेल्थ साइंस के अंतर्गत BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, MSc एनवायरमेंटल साइंस व फार्मेसी आयुर्वेद के अंदर D.Pharm के BMS व आगामी दिनों में MBBS का पाठ्यक्रम प्रारंभ होना सुनिश्चित किया गया है। इसी कोर्सेज के विवरण हेतु अब मैं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय एलाइड हेल्थ साइंस के इंचार्ज
माननीय डॉक्टर विजय जी को एलाइड हेल्थ साइंस और बीएससी एग्रीकल्चर के विवरण हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। आदरणीय महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, आदरणीय कुल सचिव महोदय, गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्राचार्य महोदय, समस्त अध्यापक गण, छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में, इस महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में बहुत सारे कोर्सेज इसी साल शुरू किए गए हैं। इस सत्र में हमारे यहाँ साइंस के कुछ नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसमें अलाइड हेल्थ साइंसेज और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, साइंस के क्षेत्र में ये कोर्सेज शुरू किए गए। एलाइड हेल्थ साइंसेज में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे कोर्सेज साइंस के क्षेत्र में शुरू किए गए। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, अगर हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी को जैव प्रौद्योगिकी बोला जाता है। बायो प्लस टेक्नोलॉजी मीन्स किन्हीं जीवों का किसी विशेष चीज में इनोवेट करना और उनको इंट्रोड्यूस करना, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ब्रॉड है। इस क्षेत्र में बहुत सी चीजों को एक साथ देखा जाता है, जैसे कि ये बायो प्रौद्योगिकी जो भी है, इसके अंदर प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग तीनों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में जो जॉब्स हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड क्लिनिकल रिसर्च असिस्टेंट और एसोसिएट, लैब टेक्नीशियन, क्वालिटी कंट्रोलर और बायोटेक इंस्ट्रक्टर, इनकी जॉब स्पेशलिस्ट होती है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद। जितने हायर लेवल पे जाते हैं उतनी जॉब की संभावनाएं बढ़ जाती है। एमएससी बायोटेक अगर हम करते हैं तो उनके अंदर हम लेक्चरर बनते हैं आफ्टर क्वालिफाइड नेट एग्जाम, तो यूजीसी। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च एसोसिएट, इनकी जॉब्स होती है। सेकंड है इसका मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों डिफरेंट है। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, बायोलॉजी मीन्स जीव, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। सिंपल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है, जो कि हम प्लांट के अंदर करते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर करते हैं और एनिमल्स के अंदर करते हैं। बट मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एक अद्भुत कोर्स। इस कोर्स के अंदर मेडिकल क्षेत्र में नए इनोवेशंस किए जाते हैं, जैसे कि अभी कोरोना आया था पीछे 2 साल पहले, उसके अंदर बायोसेफ्टी लैब्स थी। बायोसेफ्टी लैब में इन लोगों ने कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किया, जिनके अंदर पैथोजेंस को, वायरस को, उनको मतलब देखना, पहचानना, उनकी दवा देना, उनके प्रिकॉशंस बताना, ये सारा का सारा इसी क्षेत्र में। यह संक्रामक रोगों की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में स्वास्थ्य के सुधार के लिए सूक्ष्म जीव के विभिन्न नैदानिक अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। ये सारा का सारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आता है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट बीएससी और सेकंड एमएससी। बैचलर डिग्री की बात करें तो बीएससी के बाद में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल रिसर्च असिस्टेंट, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, इन्वायरमेंटल बायोकेमिस्ट, ये सारे के सारे बीएससी के बाद में जॉब आती है। जैसा कि हमने बताया कि हायर लेवल पे जाएंगे उतनी ही आपके जॉब के क्राइटेरिया बढ़ जाए। हायर लेवल पे जाते हैं, इसके अंदर अगर एमएससी करते हैं तो ट्यूटर और लेक्चरर की जॉब में आते हैं, पीएचडी करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जॉब में आते हैं। इवन हम कंपनीज में जाते हैं तो रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च एसोसिएट में आते हैं और साइंटिस्ट की पोस्ट पे आते हैं। इसके बाद में हमारा मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक सिंपल सब्जेक्ट, बायोकेमिस्ट्री मीन्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन। केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट, जिसमें हम फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। कोई भी डिजीज होती है उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है उसकी दवाई के लिए, उसके बाद में उसकी दवाई बनाई जाती है, उसको मार्केट में लाते हैं और वो सब जगह होती है, चाहे ह्यूमन बीइंग में हो, चाहे एनिमल में हो, चाहे प्लांट में, तीनों ही चीजें। बायोकेमिस्ट्री में वो सब किया जाता है। लेकिन ये मेडिकल बायोकेमिस्ट्री मीन्स ह्यूमन बीइंग के अंदर जितनी भी डिजीज होती हैं उनको स्पेसिफिक पहचानना, उनके फॉर्मूलाज बनाना, उनकी दवाई बनाना, ये सारे इस क्षेत्र में यूज किए जाते हैं। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की वह शाखा है जो मानव शरीर में रासायनिक संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन करती है। इसके अंदर मानव की पूरी बॉडी और उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज है, उसके सिम्टम्स क्या है, सारी की सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। आफ्टर दैट उनका ट्रीटमेंट्स, कि कैसे कैसे उनको ट्रीट करेंगे, उन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है।
इसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट, नैनो टेक्नोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट और फोरेंसिक साइंटिस्ट, ये सब बीएससी के बाद में बनते हैं। कुछ कंपनीज के थ्रू बनते हैं और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हायर लेवल पे जाएंगे आफ्टर एमएससी, आप लेक्चरर के लिए जा सकते हैं, आफ्टर पीएचडी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं, और कंपनीज के अंदर रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, कंपनीज और यूनिवर्सिटी लेवल पे जा सकते हैं उन चीजों को। उसके बाद में आता है बीएससी एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि विज्ञान। कृषि बहुत प्राचीन तरीके से करते आ रहे हैं। कृषि के अंदर नई तकनीकों को यूज करके उसको फार्मर्स के लिए सुटेबल बनाना कृषि विज्ञान कहलाता है, जिसमें कि हम बीएससी एग्रीकल्चर प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से। बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उसके अंदर जमीन के सुधार से लेके लास्ट में आपके प्रोडक्शन तक सारी चीजों को सिखाया जाता है। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग शाखाएं होती हैं। सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस में जमीन के बारे में बताएंगे, सॉइल कैसी है, सुधार कैसे किया जाता है। एग्रोनॉमी में आपको प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इनके बारे में बताएंगे। पैथोलॉजी में उनकी डिजीज के बारे में बताया जाए। एंटोमोलॉजी में उनके कीट, व्याधियों और रोग उनके बारे में बताया जाता है। सारी की सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है बीएससी एग्रीकल्चर, जिससे कि हम फार्मर को कम लागत में अधिक प्रोडक्शन दे सकें या उत्पादन दे सकें। अगर इसके जॉब की बात की जाए तो इसका ब्रॉड सेक्टर, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, बैंक के अंदर लोन ऑफिसर जो होते हैं वो बनते हैं। सेकंड एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट का होता है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑफिसर होता है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट करता है। एचडीओ, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। AAO, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट के अंदर एक स्टेट में एक होता है। एओ, एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो कि एमएससी के बाद में बनता है। ये सारे के सारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के हैं। इसके बाद में प्राइवेट कंपनीज के अंदर मार्केटिंग की पोस्ट आप लोगों के लिए आती है। ये सारे के सारे कोर्सेज इसी साल से शुरू किए गए और आप लोगों के लिए इसमें सुनहरा भविष्य। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं महायोगी विश्वविद्यालय गोरखपुर फार्मेसी आयुर्वेदा की इंचार्ज महोदया डॉक्टर प्रज्ञा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे फार्मेसी आयुर्वेदा से हमें परिचित कराएं। थैंक यू। सुप्रभात। मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, इंचार्ज बी फार्मा डी फार्मा इन एक्सट्रीम ऑफ आयुर्वेदा, अपने इस कार्यक्रम की इस दीक्षा समारोह इंडक्शन प्रोग्राम के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति महोदय और माननीय कुल सचिव महोदय और प्रिंसिपल मैम का सादर अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ आए हुए सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बी फार्मा डी फार्मा इन एक्सट्रीम ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद की पहचान ऐसी है, गुणों से भरे गुणखान जैसी है। वर्तमान समय में जब संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद की एक अलग ही पहचान बन गई है। सभी लोग अभी कोविड-19 से लड़ करके आए हुए हैं और कोविड-19 में आयुर्वेद की जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो नीड थी कि कोविड में अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो हम उसमें उस बीमारी से लड़ सकते हैं। इस क्षेत्र में सबकी निगाहें, पूरे समुच्च विश्व की निगाहें, न केवल भारत की, संपूर्ण विश्व की निगाहें सिर्फ आयुर्वेद के ऊपर थी। आयुर्वेद में इस आधुनिक समाज में बैक टू नेचर पे अब लोगों का रुझान विश्व का होने लगा है, वो बैक टू नेचर की तरफ आ रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व ने आयुर्वेद की सत्ता को स्वीकार कर लिया है। इसी के एक्सट्रीम में आप बी फार्मा एंड डी फार्मा इन आयुर्वेद एक्सट्रीम में पढ़ने के लिए आए हुए हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सबसे पहले मैं 6 दिन का आपका इंडक्शन प्रोग्राम चलाया जाएगा, जो कल से आपका स्टार्ट, उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी कि इस 6 दिन के कार्यक्रम में आपको क्या क्या चीजों से अवगत कराया जाएगा। सबसे पहले प्रथम दिन हम आपको आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, परिचय लेंगे, और इसके बाद आपको इस क्षेत्र में फार्मेसी ऑफ आयुर्वेदा में क्या स्कोप है, आप उसमें आगे क्या कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, क्या क्या विषय हैं, इनके बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। आपका क्या सिलेबस है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। फार्मेसी बी फार्मा और डी फार्मा। बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का पाठ्यक्रम होता है।
इसमें आपको विभिन्न आयुर्वेदिक सब्जेक्टों के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी जानकारी होनी चाहिए। आयुर्वेदिक फार्मेसी में आपको ड्रग कंट्रोलर आप इसमें बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि बी फार्मा और डी फार्मा के 4 वर्षीय कोर्स में कैसे औषधियों का निर्माण किया जाता है, औषधियों की पूरी पहचान कैसे होती है, औषधियों को आप कैसे पहचान सकते हैं कि उसके क्या गुण होते हैं, उसकी क्या क्वालिटी होती है, वो किस काम में आती है, उसकी क्या प्रॉपर डोज होती है, क्या कंपोजिशन होता है, ये सब काम आप फार्मासिस्ट के ही जिम्मे पे आता है, इनके आपके ऊपर होता है। तो इसके लिए हम आपको ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे रस शास्त्र विषय से अवगत कराएंगे। द्रवगुण विषय, रस शास्त्र विषय में आपको यहाँ पे फार्मेसी है और इस फार्मेसी में आपको ड्रग्स बनाने की विधि आगे आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सिखाई जाएगी। द्रवगुण आपका दूसरा विषय रहेगा। द्रवगुण में आपको ड्रग्स की पहचान कराई जाएगी, आपको हर्बल गार्डन लेके जाया जाएगा। हर्बल गार्डन में हमारे बहुत से औषधि पौधे लगे हुए हैं, उन औषधि पौधों से आपकी पहचान कराई जाएगी, उनके गुण लक्षण वगैरह आपको बताए जाएंगे कि आपकी इस फील्ड में आपको उन पौधों को पहचानना जरूरी है। जब आप किसी चीज को पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप उसके बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे और उसके कहाँ पे कैसे प्रॉपर यूज करना है वो आप नहीं जान पाएंगे। तो बी फार्मेसी के और बी फार्मा एंड डी फार्मा में हम आपको इन सब सब्जेक्टों से अवगत कराएंगे। बी फार्मा और डी फार्मा में आपका स्कोप बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। बी फार्मा और डी फार्मा में आप विभिन्न ये कोर्स करने के बाद आप विभिन्न आयुर्वेदिक चिकित्सालयों पे न केवल सिर्फ गवर्नमेंट के ही बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी ऐसे बहुत से चिकित्सालय हैं जहां पे आप फार्मासिस्ट की पोस्ट पे अपॉइंट होकर के जा सकते हैं। आप अगर अपना लगन से अच्छे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करेंगे तो आप उसमें भी अपना जॉब अपॉर्चुनिटी को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आज पूरे विश्व में फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत जोर से खुल रही है। पूरे विश्व में 10,000 से भी ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज खुल चुकी हैं और इनका कई करोड़ का जो है टर्नओवर पर ईयर का चल रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आयुर्वेदिक दवाओं का, केवल आयुर्वेदिक दवाओं का पर ईयर बहुत जबरदस्त टर्नओवर चल रहा है। तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे भी आप ड्रग कंट्रोलर, क्वालिटी चेकर के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। विभिन्न आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाकर के वहां पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाकर के आप जो बाहर एक्सट्रीम में डॉक्टर्स बैठे हैं उसके तौर पे भी काम कर सकते हैं, उनको ड्रग्स के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का भी फार्मेसी खोल सकते हैं, आप खुद ड्रग मैन्युफैक्चरर्स बन सकते हैं। इसके लिए आपको एक ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वो ड्रग लाइसेंस ले लेते हैं और तो आप अपनी खुद का स्वावलंबी बनकर अपना खुद की एक फार्मासिस्ट कंपनी खोल करके खुद लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं और खुद भी स्वावलंबी बन सकते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न फार्मेसी कॉलेजेस में जूनियर लेक्चरर्स के रूप में भी जा सकते हैं, लेक्चरर के रूप में भी आप, अगर आप टीचिंग में शिक्षक बनने के इच्छुक हैं तो उस क्षेत्र में भी आप अपना काम कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, एम फार्मा कर लेते हैं और पीएचडी वगैरह कर लेते हैं तो आपके और ज्यादा सुनहरे अवसर आपके बढ़ जाएंगे। आपको लेक्चरशिप में बहुत अच्छा वेतन, बहुत अच्छी उपयोगिता मिलेगी। इसके अलावा एम फार्मा और पीएचडी करने के अलावा आप रिसर्च वर्क में भी जा सकते हैं। आज पूरे विश्व में जब कोरोना महामारी ने हमको इतना गिरा दिया है, हमको इतना दुखित कर दिया है, तो रिसर्च के अवसर बहुत बढ़ गए हैं। आयुष मंत्रालय ने भी उन युवाओं को आयुर्वेदिक में रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बहुत विभिन्न कार्यक्रम उपस्थित कर रहा है कि लोग इसके जितना ज्यादा आयुर्वेद पे रिसर्च करेंगे उतना ही आयुर्वेद की जो प्रभुता है वो इस भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हासिल होगी। तो उस क्षेत्र में भी आप अपना योगदान उपस्थित कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बी फार्मा और डी फार्मा के क्षेत्र में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण फार्मेसी और गुणवत्तापूर्ण हर्बल गार्डन एंड ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान करेगा जिससे आपको कोई बाधा, शिक्षा ग्रहण करने में कोई बाधा ना उत्पन्न हो और आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता रहेगा। धन्यवाद। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब नर्सिंग से परिचय कराने हेतु फंडामेंटल इन नर्सिंग की एचओडी मिसेस आर दिव्या जी को आमंत्रित करती हूँ। Good morning to all, respected dignitaries on the dais, all the HODs,
faculty members, parents, and students. A warm good morning to one and all. First of all, I'd like to thank the program committee for giving me this opportunity to introduce the course and curriculum of nursing. And I would like to welcome all the freshers to our family. Nursing is a noble profession and disciplinary profession where we need to follow some etiquettes for providing care to the patients. Nursing is the only profession where we can see a nurse from the moment we born till our last breath. And in one or the other way, a person will depend upon the nurse in his life. And you have taken admissions in A&M, that is a 2 years course, auxiliary nurse midwife. And here we will cover around all the departments, within 2 years. And next is the GNM, that is general nursing midwifery. Here also the first year mainly focus on the main foundations, basic things, basic foundations, sociology, psychology, anatomy, physiology, all the basic things will be, all the basic subjects will be carried out in the first year, and the second year and third year will be the specialty subjects. And coming to the BSc nursing, it is a 4-year curriculum. Here, from last year onwards, the curriculum has changed to 6, that means semester system. That means 1 year we need to cover, it is a duration of 6 months. So in 1 year, 6 months duration will be there. The first semester will be basically, all the basics will be basic subjects will be learned, like sociology, psychology, anatomy, and physiology. All the basic subjects will be learned in the first semester, and going to the second semester, it is divided according to the student as per the nursing INC norms. And when you're coming to third semester and fourth semester, within 4 years, we need to cover around 8 semesters. So all the specialities will be covering in the third year and the fourth year. And when you're coming to the post-basic, it is around 2 years of course. Already GNM, after completing the GNM, the students have joined for post-basic. And here first year, we are mainly focusing on all the specialty subjects, as well as in second year, mainly focus on the nursing, education, administration. After this post-BSc, the students can join in our institution, or we can join in the hospitals. And coming to the MSc nursing, MSc nursing is mainly for 2 years. Specialty courses will be there, like medical surgical will be there, community health nursing, psychiatric nursing, pediatric nursing. All the specialty will be there, will be done in the in masters, that is MSc nursing. So the nursing is not only stick to the staff nurse, it's not only for the hospitals. A lot of scopes in practice are there for the nurses, like military nurses there. When even in each profession, when you're seeing each profession, there will be one nurse. Like for example, if you are taking a school, there will be school health nurse. When you're taking a community health, community areas, and community health nursing will be there. A lot of opportunities are given by the government for the nurses. So all the best, and once again, I welcome to our family, and I wish all the best in the future. Thank you. इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित पैरामेडिकल प्रथम वर्ष के कोऑर्डिनेटर मिस सुप्रिया जी से अनुरोध करती हूं कि वे पैरामेडिकल कोर्सेज व उसके महत्व से हमें परिचित कराएं। Very good morning to one and only present here, respected Vice Chancellor sir, the Principal ma'am, the Vice Principal ma'am, the senior faculties, the parents, and the lovely students. I, Supriya Gupta, heartily welcome you all in the university. So, basically, I guess बहुत कम लोगों को पता है कि what do you mean by the paramedical? So, paramedical comes under the medical courses, which comes under health allied sciences. So, it has the different types of courses like diploma in optometry or diploma in dialysis, lab technicians, OT technicians, orthopedics. यहाँ पे बैचलर्स भी कर सकते हो आप, और मास्टर्स भी के लिए परस्यू कर सकते हो। बेसिकली जो पैरामेडिक्स होते हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, जो सबसे पहले पेशेंट से उनका इंटरेक्शन होता है। आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हो, आप रिहैबिलिटेशन दे सकते हो, आप डायग्नोज कर सकते हो डिजीजेस को,
मतलब आप अपना एक इंडिपेंडेंट क्लिनिकल अपीयरेंस पेशेंट के सामने रख सकते हो एंड यू आर इंडिपेंडेंट टू अपना क्लिनिक डालने के लिए और रिसर्च वर्क में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे आप आगे परस्यू कर सकते हो। और आप मास्टर्स करने के बाद से आप एकेडमिक्स में जा सकते हो और आइदर आप अपना क्लिनिकल सेटअप कर सकते हो, लैबोरेटरी में आप इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हो। देयर आर वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज व्हाइल डूइंग पैरामेडिकल्स। आपको अच्छी सैलरी प्रोवाइड हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, रिस्पेक्ट एंड लाइक अगर आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अपना प्रैक्टिस करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। आप एकेडमिक्स में बच्चों को पढ़ा सकते हो लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एकेडमिक्स। So paramedical have a great scope and the next thing is कि आप इसमें अपनी और आगे टेक्निकल वर्क्स या फिर आप रिसर्च वर्क को अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हो, आपकी थीसिस वो सब आप पब्लिश करा के काफ़ी नेम एंड फेम भी आप पा सकते हो। सो पैरामेडिक जो वर्ड है और आप जो एक चेन की तरह होते हो, लाइक मेडिकल होते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, वो हेल्प करती हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट में, डायग्नोस्टिक में, इन्वेस्टिगेशन में। सो तो पैरामेडिक्स जो होते हैं वो एक चेन की तरह वर्क करते हैं। आप जो डॉक्टर्स या नर्सेज जो होती हैं वो अधूरे हैं आपके बिना। सो आई जस्ट होप कि आप हमसे बहुत कुछ अच्छा सीखने को आपको मिलेगा एंड आई जस्ट होप यू गाइज विल लर्न मच मोर विथ अस। थैंक यू। कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए अब मैं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार माननीय डॉक्टर प्रदीप राव जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वे विश्वविद्यालय परिसर एवं संस्कृति से हमें परिचित कराएं। आवाज पीछे तक जा रही है। सबसे पिछले पंक्ति का कोई विद्यार्थी खड़ा हो जाए, सबसे पीछे, यानी आवाज पिछली पंक्ति तक नहीं है। जहां आवाज हमारी सबसे पीछे पंक्ति में सुनाई पड़ रही है वहां का कोई विद्यार्थी खड़ा हो जाए, जहां तक आवाज जा रही है। आप पीछे देख रहे हैं, इसका मतलब वहां तक तो जा रही होगी। जहां जा रही है वो आवाज पीछे से कैसे चेक होगा कि आवाज पीछे जा रही नहीं जा रही? सबसे पीछे पंक्ति का कोई खड़ा हो जाए, सबसे पीछे पंक्ति में बैठा हुआ कोई खड़ा हो जाए। सबसे पीछे की पंक्ति में, आगे पीछे से 3 पंक्ति छोड़कर कोई खड़ा हो जाए। पीछे से 3 पंक्ति छोड़कर कोई, ठीक है, वहां तक आवाज जा रही है। अब आप बैठ के थोड़ा पीछे वाले को खड़ा करिए, अपने सबसे पीछे वाले खड़ा कर दीजिए। आपको आवाज सुनाई पड़ रही है तो आप खड़ा क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि 18 लोग लगे हैं, उसमें से कौन खड़ा हो? आवाज जा रही है साफ साफ, बैठिए। देखिए, आज के इस आपके स्वागत समारोह में उपस्थित और इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर DS अजीथा जी, उपस्थित सभी हमारे शिक्षक और आप सभी भाइयों और बहनों, यानी इसमें सब लोग अभिभावक भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस विश्वविद्यालय परिसर के नर्सिंग को छोड़कर बाकी के पहले सत्र में आपका स्वागत है। यानी नर्सिंग का पहले से सत्र चल रहा है, इसलिए नर्सिंग के लोग अपने पीछे से चल रहे सत्र में अपना स्वागत समझें। और से सभी का पैरामेडिकल भी एक सत्र पीछे शुरू हुआ है, जो 6 महीने पूरा हुआ होगा। तो लगभग मानकर चलिए कि आपका पहले सत्र में आप सभी का हम स्वागत करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मुझे याद है कि जो पूछताछ हुई थी, जो सूचना दी गई थी, उसमें था कि आज से कक्षाएं चलेंगी। आपको लग रहा होगा कि कक्षा तो है नहीं, तो या तो हम गलत बोल रहे थे और या तो आज ठीक हो रहा है, 2 में से एक तो सच होगा। तो ये सोचते रहिए। मेरा ये कहना है कि ये क्लास चल रही है, अब आप समझिए कि क्लास चल रही कि नहीं चल रही। आपने जो चुनौती पैदा की है, सुबह से मूसलाधार बारिश शुरू हुई, हम लोग आनंदित थे कि आज आप नहीं आने वाले हैं। हम लोग बातचीत कर रहे थे, कभी हुआ कि 20-25 आ सकते हैं, फिर वह नहीं 50 तक आ सकते हैं।
9 साढ़े 9 बजे तक तो हमारा अनुमान है तक 50 से 60 विद्यार्थी और अभिभावक आ सकते हैं। इससे अधिक आने की माने हम लोग को उम्मीद नहीं थी। मैं बैठे बैठे अभी जो गिना हूं लगभग 250 लोग बैठे हुए हैं। तो आपने जो पहले दिन पहली चुनौती हमारे शिक्षकों के, क्योंकि शिक्षक सबसे आनंदित कब होता है जब उसे पढ़ाना न पड़े। इसलिए जब बारिश शुरू होती है तो उस दिन सबसे अधिक 2 ही लोग आनंदित होते हैं। एक तो जो विद्यार्थी पढ़ने वाला नहीं है वो आनंदित होता है, और जो शिक्षक पढ़ाने वाला नहीं होता वो आनंदित होता है। दो उस परिवेश में भी आते हैं, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी आता है, पढ़ाने वाला शिक्षक ले, तो बड़ी संख्या में जो हो। तो ऐसे में हम लोग मानकर ये चल रहे थे कि आज का कार्यक्रम देखते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन कार्यक्रम जिस तरह से आपकी उपस्थिति, ये चुनौती हमेशा शिक्षकों को देते रहिए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, पत्थर गिर रहा हो, क्लास में उपस्थित होइए। तो शिक्षक जब 2 बार 3 बार आप आ जाएंगे तो समझ जाएगा कि चलना है ही है, इसलिए वो बाहर देखना बंद कर देगा कि बारिश हो रही कि नहीं हो रही है, आंधी है कि नहीं है, तूफान है कि नहीं है। इसलिए ये जो परिस्थिति आज आपने पैदा की है, ये इस विश्वविद्यालय में जब तक आप विद्यार्थी रहें तब तक पैदा करते रहिए। इसके लिए आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज की जो पढ़ाई है ये अलग तरह की पढ़ाई है। अब मैं उस पर आ रहा हूं, जब मैंने कहा कि आप पढ़ाई क्लास मानेंगे कि ये पता नहीं, इनमें से अधिकतम लोग हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ही होंगे, कुछ कम संख्या है जो बाहर की है। तो आप सुने होंगे एक शामिल बाजा, पता नहीं आप नहीं सुने होंगे तो घर जाकर पता करिए, पूछिएगा। तो आज हम लोग शामिल बाजा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यानी कोई आया तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बोलकर चला गया, कोई आया तो पैरामेडिकल बोलकर चला गया, कोई आया तो नर्सिंग बोलकर चला गया। अब इसमें सबके सब विद्यार्थी तो है नहीं, तो जो आया अपना राग अलाप के चला गया, सबको मिला दिया गया तो मिला दिया गया कि पूरी पढ़ाई। तो पढ़ाई ये हो गई कि पढ़ाई का अर्थ ये है कि जहां भी आप समय खर्च कर रहे हैं अपना, उस समय में जो हो रहा है उससे अगर आपने कुछ सीख लिया तो पढ़ाई हो गई, और अगर नहीं सीखा तो पढ़ाई नहीं हुई। यानी आज के इस कार्यक्रम में आप कुछ सीख लेंगे वो पढ़ाई है। यानी हमें पढ़ना होगा माइक्रोबायोलॉजी, हम यहाँ नर्सिंग भी जान गए, हम पैरामेडिकल के बारे में भी सुने, पढ़ना है पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर के बारे में भी सुन लिए। तो कुछ भी अगर हम अतिरिक्त जान गए और सुन लिए तो ये पढ़ाई। और पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है, जैसे हमें पता नहीं, आप में से सभी लोग जो बैठे हुए लोग हैं, मुझे लगता है कि 100% विद्यार्थी और अभिभावक ऐसा है जो ये जानता है कि जब प्रार्थना होती है तो कैसे करनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं होगा जो न जानता। यानी प्रार्थना अगर हो रही हो, गाना हो रहा हो तो जो मन करे वो करिए, प्रार्थना हो रही हो तो कैसे होती है ये तो हम सब जानते हैं। मैं जहां जो कह रहा हूं शायद आपका ध्यान उधर जा रहा हो कि जब यहां से प्रार्थना हो रही थी तो छात्राओं के हाथ नहीं जुड़े थे और हम प्रार्थना कर रहे थे, और उधर भी हो रहा था, ऐसा नहीं केवल इधर ही था। जब हम पढ़ने आए हैं, शिक्षा के परिसर में आए हैं और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां देवी सरस्वती की वंदना कर रहे हैं और उस समय भी हाथ नहीं जुड़ा है, यहां से पढ़ाई शुरू होती है। इसका अर्थ है नहीं कि यहां से जो हो रहा है वो सब ठीक है। मैं इशारा ये कर रहा हूं कि चाहे कहीं से कुछ भी हो रहा हो, गलत गलत होगा और ठीक ठीक होगा। इसलिए आपका भी काम है, वो अभी मैं अगले विषय पर जब आऊंगा तो हिस्सा जुड़ेगा, आपका भी काम है कि जो गलत हो रहा है उसको टोकना चाहिए और ठीक करना चाहिए। वो क्यों ऐसा है वो अभी थोड़े देर में हम आ जाएंगे। फिलहाल अभी जो हम बैठे हुए हैं, आज पहला दिन है। पहले दिन हम लोगों ने सोचा था कि आपको बैठ करके एक परिचय दे लेंगे, इससे आपको आसानी हो जाएगी कि कल जब आप इस कैंपस में आएंगे तो आप सचेत होकर आएंगे, आपको पता होगा कि आपको कहाँ जाना है। आज आप आते तो पूरे कैंपस में घूमते कि कहाँ हमारी क्लास चलेगी, कहाँ हमारे टीचर मिलेंगे, कहाँ हमारी फैकल्टी आदि आदि, वो न करना पड़े, इसलिए ये सामूहिक कार्यक्रम हुआ। ऐसे में हम लोगों ने इस सत्र में जो नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं उसके कुल 4 ग्रुप बनाए हैं। पहला ग्रुप हमारा नर्सिंग का है, यानी उसमें एएनएम है, जेएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग होगा। एक ग्रुप ये है।
इसके साथ ही हमारा दूसरा ग्रुप पैरामेडिकल का है, यानी एक ग्रुप नर्सिंग का हो गया, एक पैरामेडिकल का हो गया। बस आप इतना सुनते चलिए, से सभी वेबसाइट पर शाम को आप सर्च करेंगे तो सब आपको मिल जाएगा। ये 2 ग्रुप की पढ़ाई इसी बिल्डिंग में होगी, यानी ये नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग है। नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग में नर्सिंग कॉलेज की सभी पढ़ाई होनी है और प्लस इसके साथ पैरामेडिकल की भी पढ़ाई नर्सिंग कॉलेज के ही बिल्डिंग में होगी। यानी ये 2 ग्रुप के लोग, पैरामेडिकल में जितने 5 पैरामेडिकल में जहां भी आपका एडमिशन है वो सभी पैरामेडिकल, उसके ग्रुप बने हुए हैं, वो आपको अभी वेबसाइट पर और टाइम टेबल में मिल जाएगा। तो पैरामेडिकल के लोग यहाँ पढ़ने कल से आएंगे, नर्सिंग के लोग पहले से पता होगा इसलिए वो यहाँ आएंगे ही आएंगे। शेष 2 ग्रुप हमारे और हैं। बीएससी के 4 ग्रुप हैं। अभी हम एमएससी शुरू नहीं करने जा रहे हैं, एमएससी शुरू करेंगे 15 दिन बाद। बीएससी के 4 ग्रुप होंगे, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये बीएससी के चारों को हमने एक ग्रुप बनाया है। इनकी कक्षाएं आयुर्वेद कॉलेज में चलेंगी, यानी आप यहाँ से निकलेंगे तो ये बिल्डिंग हमारी नर्सिंग कॉलेज की है। इसी सड़क को पकड़कर आगे बढ़े तो पहली जो बिल्डिंग आपको खूबसूरत बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग मिलेगी वो हमारा चिकित्सालय है। उसके छोड़ करके जब आगे बिल्डिंग पर आप पहुंचेंगे तो आयुर्वेद कॉलेज की बिल्डिंग। तो इस बीएससी के ग्रुप के चारों कक्षाएं कल से आयुर्वेद कॉलेज में चलेंगी। और चौथा ग्रुप हम लोगों ने जो बनाया है वो बी फार्मा और डी फार्मा का। तो ये बी फार्मा डी फार्मा आयुर्वेद है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसको आयुर्वेद कॉलेज के साथ चलना ही चलना है। तो बी फार्मा डी फार्मा सभी चारों बीएससी की कक्षाएं आयुर्वेद कॉलेज में, नर्सिंग और पैरामेडिकल की कक्षाएं नर्सिंग कॉलेज के इस बिल्डिंग में चलेंगी। आज से जो ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसका एक हिस्सा आज हम पूरा करने के बाद, इस कार्यक्रम के बाद आपकी कक्षाएं नहीं हैं। आप एक बार कैंपस घूम सकते हैं, मौसम ठीक है, देख सकते हैं। आज शाम तक आप वेबसाइट सर्च कर लीजिए, वेबसाइट पर आपके टाइम टेबल मिल जाएंगे। अभी जो टाइम टेबल मिलेगा वो आपको केवल आज को लेकर के 6 दिन का मिलेगा, यानी आज को छोड़ करके 5 दिन का मिलेगा। आज से लेकर के 15 से लेकर के 21 तक का टाइम टेबल मिलेगा। ये जो 6 दिन हमारे हैं, ये आपके परिचयात्मक कार्यक्रम की वे कक्षाएं होंगी जो कक्षाएं आपको तैयार करेंगी हमारे अगली अपने विषय के क्लास की पढ़ाई के लिए। जैसे अभी आपने अगर ध्यान से इस कार्यक्रम को सुना होगा और सीखा होगा तो आपको एक चीज तो समझ में आई होगी जो हम लोग भी झेलते हैं। जैसे हमारे वहां कुछ विषय के शिक्षकों ने आपसे हिंदी में पूरी बात करी, कुछ ने अंग्रेजी में अपनी बात करी। अब मान लीजिए अंग्रेजी वाले हिंदी नहीं जानते और हिंदी वाले अंग्रेजी नहीं जानते, जैसे मैं हिंदी जानता अंग्रेजी नहीं जानता, तो हम कठिनाई से हम यहाँ झेलते हैं। वो आप न झेलें इसलिए मैं ये विषय ला रहा हूं। तो इस कैंपस में पढ़ना और सीखना और दुनिया में कुछ करना है तो यहाँ से अधिकतम चीजें आप तब प्राप्त कर सकते हैं जब आप दोनों जानते हो, हिंदी भी जानते हो अंग्रेजी भी जानते हो। तो 2 भाषा तो कम से कम आपको ठीक ठीक आनी चाहिए, यानी ठीक से अंग्रेजी आनी चाहिए, ठीक से हिंदी आनी चाहिए। अब तीसरा कि जब आप बी फार्मा डी फार्मा में पढ़ने जाएंगे या जहां भी पढ़ने जाएंगे तो उसमें कुछ भाषाएं आपको बाहर की भी जरूरत पड़ती है। जैसे भारत के ज्ञान परंपरा को अगर आपको जानना और समझना है, ये बायोकेमिस्ट्री पर भी लागू होता है, माइक्रोबायोलॉजी पर भी लागू होता है, एग्रीकल्चर पर भी लागू होता है, तो आपको संस्कृत आना ही चाहिए। इसलिए संस्कृत भाषा हम जान सकते हैं क्या, उसके प्रयास, ये सब आपको अतिरिक्त करना पड़ेगा। और भारत अब वहां नहीं है जहां 2014 के पहले था। आप अभी सर्च करेंगे तो सारी पढ़ाई आप इस पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपको वो छूट दे रखी है, आप पोर्टल पर जाइए, आप एक साथ 2 डिग्री पा सकते हैं। यहाँ की पढ़ाई करते रहिए और इसके साथ साथ दूसरी पढ़ाई लेकर के वो सर्टिफिकेट लीजिए। भारत सरकार उस सर्टिफिकेट को मान्यता, वो सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त है। यदि आप इसे आज सर्च करना चाहें तो कहीं नोट कर लीजिए। आप में से किसी की कॉपी किताब तो खुला नहीं, क्योंकि लगा होगा कि क्लास तो है नहीं तो भाषण है। खैर याद कर लीजिए, या कहीं क्या है मैडम, NEPTAL, आपको भी याद नहीं। एक पोर्टल है, भारत सरकार का एक पोर्टल है NEPTAL, ठीक है, कहीं नोट करिए।
केवल सर्च करिए आज, या अगर आप इसे न कर सकते हो तो स्वयं, क्या है उसका नाम, स्वयं आगे आप NEPTAL आप सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए। आप यहां बैठे बैठे भारत के जितने भी उच्च स्तरीय संस्थान हैं, यानी कानपुर आईटी से लेकर रुड़की आईटी तक के तमाम पाठ्यक्रम उस पर हैं। 3 महीने के हैं, 6 महीने के हैं, 2 साल के हैं, और वो पाठ्यक्रम आप किसी रेगुलर पाठ्यक्रम के साथ पढ़ सकते हैं। वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। वहां परीक्षा तब होगी जब आप कहेंगे कि हाँ अब हम तैयार हैं परीक्षा देने के लिए, वो परीक्षा करा लेंगे, आपको 2 डिग्री दे देंगे। यानी आप अपने विषय से जुड़े हुए विषयों की भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए हिंदी जानते रहिए, अंग्रेजी जानते रहिए, संस्कृत जानते रहिए, और कोई 1-2 भाषा अगर जान सकिए तो अच्छा है। यानी कि तमिल जानिए, मलयालम जानिए, कन्नड़ जानिए, बांग्ला जानिए, उड़िया जानिए, कोई 1-2 भाषा अधिक से अधिक 2 न्यूनतम भाषा जाननी पड़ेगी, और फार्मा के लोगों को 3 न्यूनतम जाननी पड़ेगी। जो डी फार्मा, बी फार्मा पढ़ेंगे उनको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप फार्मा में कोई नया काम करना चाहते हैं। तो इसलिए इस तरह की पढ़ाई के लिए आप तैयार हो सकें, वो कक्षाएं अभी हमारी कल से शुरू होंगी, और 21 तक हम आपको तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए हम कौन हैं, यानी ये संस्था क्या है, संस्था का विजन मिशन क्या है, हमें करना क्या है, हम आपके साथ कैसे काम करने जा रहे हैं, आप इस कैंपस में कैसे रहने जा रहे हैं। इस 6 दिन की क्लास, यानी आज को छोड़ देंगे तो 5 दिन की क्लास आप जरूर पढ़ लीजिए। इस 5 दिन के क्लास को पढ़ने के साथ आपकी तैयारी या मानसिक स्तर, सोचने का स्तर, इस कैंपस में काम करने का स्तर, ये हो जाएगा कि आप हमको पकड़ सकें या आप अपने को पकड़ा सकें, यानी किसी अकादमिक धरातल पर या कार्य के या कर्म के धरातल पर। अब ऐसे में ये आपके ध्यान में होगा, जो आज हमने जिस तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा हूं कि ये एकदम नई संस्था है, यानी अभी शुरू हो रही है, विश्वविद्यालय अभी शुरू हो रहा। जब कोई संस्था नई होती है तो उसकी कुछ डीमेरिट होती है, उसकी कुछ कमियां होती हैं और उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। उन कमियों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। इसलिए नई संस्था थी, आप जानते हैं, तो एडमिशन में आने के पहले कई लोग नहीं आते हैं, सोचते हैं कि अभी नहीं है, जब 3-4 साल चल ले तब आएंगे। और कुछ आप जैसे साहसी होते हैं जो खुद पढ़ते हैं, चले ही आते हैं। तो जो कमी है वो समझिए। अब वह कमी आपके उसकी विशेषता भी बनती है, वो विशेषता भी, कमी ये है कि आप अगर किसी पहले से चलते हुए विश्वविद्यालय में जाएं तो वहां एक चलती हुई परंपरा मिलेगी, एक चलती हुई व्यवस्था मिलेगी। अब वो व्यवस्था अच्छी भी हो सकती है, वो व्यवस्था बुरी भी हो सकती है, वो व्यवस्था आपके अनुकूल भी हो सकती है, वो प्रतिकूल भी हो सकती है। लेकिन जो चलती हुई व्यवस्था मिलेगी उसमें आपको चल देना रहता है, ये आसान लगता है। इसकी डिमेरिट क्या है, यानी इस विशेषता जो आपको लाभ मिलेगा पुराने, कि ऐसे में अगर कोई संस्थान पहले से चल रहा है और उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था दे रखी है तो वो आपके लिए वरदान है, जो आपको नहीं मिलने जा रही है। लेकिन अगर कोई व्यवस्था उसकी खराब है तो उसे भी आपको उससे अभिशप्त होना पड़ेगा, क्योंकि उस चलती हुई व्यवस्था को बदलना इतना आसान नहीं होता है। यहां आपको बिल्कुल नई व्यवस्था बनानी है। तो एक से तो आप मुक्त हो गए कि कोई खराब व्यवस्था यहां आपको ऐसी नहीं है जो जिससे आप अभिशप्त होने वाले हैं। ठीक है, अच्छी व्यवस्था नहीं, उसका लाभ नहीं मिलने जा रहा है, तो कम से कम एक चीज तो तय है कि कोई ऐसी परंपरा यहां नहीं है जिसे आपको गढ़ना नहीं है, आपको बनाना नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि यहां से प्रार्थना जो हुई है उसमें बनाना है कि हमको हाथ जोड़ करके भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, ये जोड़ना है, ये बनाना है, ये कल से बन जाएगा। ये पहले से अगर चला आ रहा होता तो आप नहीं बना पाते, क्योंकि आप सुझाव देते, लोग खारिज कर देते। तो ऐसे में आपके लिए किसी भी नई संस्थान का होने का जो लाभ है वो ये है कि आप जैसी पढ़ाई चाहते हैं, आप जैसा कैंपस कल्चर चाहते हैं, आप जैसा अकादमिक वातावरण चाहते हैं, आप जिस प्रकार की शैक्षणिक दुनिया चाहते हैं,
वो सब आप गढ़ सकते हैं, वो सब आप बना सकते हैं, क्योंकि सब बनाना है, सब नए सिरे से शुरू करना है। तो नए सिरे की यह इतनी विशेषताएं होती हैं, सिवाय इस एक कमी के कि कोई पहले से प्रशस्त विद्यालय, कोई चलता हुआ विद्यालय या संस्थान या यूनिवर्सिटी कोई अच्छी व्यवस्था के साथ आपको मिल जाए। लेकिन जो आपको नहीं मिल रहा है, ये आपको एक बड़ी चीज दे सकता है। यानी पहले से कोई अगर ऐसी व्यवस्था चल रही है और आकर उसमें आप चल दिए, तो आप के व्यक्तित्व में ये हिस्सा नहीं जुड़ता कि आप कोई व्यवस्था बना भी सकते हैं, क्योंकि बनी हुई व्यवस्था के आप हिस्सेदार हो जाते हैं, तो एक हिस्से से आपका व्यक्तित्व छूट जाता। ये आपको यहां मिलने जा रहा है। यानी आप बना सकते हैं, अपने आपकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा हो सकता है। हम गढ़ सकते हैं, हम चला सकते हैं, सोच सकते हैं, तय कर सकते हैं। इस हिस्से को हम जोड़ सकते हैं एक, और दूसरा, इसमें बैठे हुए लोग अगर नास्तिक हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिनका विश्वास पाप और पुण्य में हो, तो ये परिस्थिति आपको एक पुण्य कमाने का अवसर भी दे सकती है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब वो पुण्य कैसे मिलेगा कि आप इस पहले बैच के ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक नई व्यवस्था बनाएंगे। जो नई व्यवस्था आप बनाएंगे, अगले साल आने वाला विद्यार्थी उस व्यवस्था के साथ चलना शुरू करेगा। 3 साल किसी का कोर्स होगा, किसी का 4 साल होगा, किसी के 5 साल के पाठ्यक्रम है। आप 3 साल, 4 साल, 5 साल में जो एक व्यवस्था बना देंगे, आपके आने वाली अगली पीढ़ी विद्यार्थियों की उस व्यवस्था को पाने वाली है। तो उन विद्यार्थियों को जो ये अच्छी व्यवस्था आपके प्रयत्न से मिलने जा रही है, हम उसमें आपको कुछ दें या न दें, लेकिन ईश्वर के दरबार में तो आप तय हो रहा है कि आपने एक पुण्य का काम किया है। आपने आगे वाली पीढ़ी के लिए एक नया रास्ता बनाया है। आपने एक ऐसा मार्ग बनाया है जिसमें आने वाली लगातार नए विद्यार्थी उस रास्ते का अनुसरण करके अपना व्यक्तित्व बनाते रहेंगे। ये पुण्य आप कमा सकते हैं। तय ये करना होता है कि प्राप्त परिस्थितियों में हम निर्णय कैसे लें, हम काम कैसा करें। अब कल से अगर आप आएंगे तो आपके चलने जीने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप आए, ये ठीक नहीं है, ठीक करना है, ये ठीक नहीं है, ठीक करना है, ये ठीक नहीं है। और दूसरा, अब गेट से कूदना शुरू कर दीजिए। क्या बताएं, कहां चले आए, कहां से चल दिए। ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं जाए, इतनी खराब। अब ये सुबह से शाम तक कुड़ते रहिए, आज चले जाइए। होगा क्या कि आपका पूरा समय जिसमें जाएगा, तो ये सब तो जो होगा, लेकिन आप जितना आपके माता पिता ने खिला पिला कर जितना हीमोग्लोबिन या खून बढ़ाया है, उसको थोड़ा सा कम करके जाएंगे। तो ऐसा क्यों करें? इसलिए प्रसन्न मन से रहिए, व्यवस्था के कमियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करिए। हाँ, कहिए, बोलिए, चुप मत रहिए। और बोलने के लिए अभी आपको फोरम मैं देने वाला हूं। आप कहीं भी कोई भी बात, जिन लोगों ने प्रवेश के समय में जिनकी टकराहट मुझसे हो गई है, उन्हें पता है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी सीमा तक कह सकते हैं। कहने का तरीका ठीक होना चाहिए और किसी फोरम पर कह सकते हैं। इसलिए आप कल से जब आएंगे तो आपके अलग अलग कक्षाएं होंगी, अलग अलग जगह पढ़ाई हो रही होगी। यानी अभी 6 दिन तो ग्रुप में ही चलेगा। यानी बीएससी के 4 लोग एक साथ बैठेंगे, बी फार्मा के लोग एक क्लास में बैठेंगे, बीएससी नर्सिंग एक क्लास में होगा, एएनएम एक क्लास में होगा, जीएनएम एक क्लास में होगा। ऐसे पैरामेडिकल्स के 3 ग्रुप बने हुए हैं, 2-2 का मिला करके 3 बने हुए हैं, ऐसे 3 कक्षाओं में। लेकिन 5 दिन के बाद आप अलग अलग कक्षाओं में चले जाएंगे। तो इस कल से आने वाले समय सारणी को, क्लास को, ये आप आज की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और जो ग्रुप यहाँ पढ़ने वाला है वो यहाँ के नोटिस बोर्ड पर कल देख सकता है। और जिन्हें आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ना हो, आयुर्वेद कॉलेज की नोटिस पर कल सुबह आकर के देख सकता है कि उसका कक्षा कहाँ चलने जा रही है, टाइम टेबल क्या है, किस टाइम टेबल में कौन क्या लेकर के आने जा रहा है। यानी अभी आप टाइम टेबल देखें तब आपको लगेगा कि हम उस टाइम टेबल में आपको बताना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। यानी अब वो युग बीत गया जो 1 साल पहले तक लोग पढ़ रहे थे। ये बैच जो पढ़ने जा रहा है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ने जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको जाननी चाहिए। क्रेडिट सिस्टम क्या है, सेमेस्टर सिस्टम क्या है, जिस सिस्टम के अंतर्गत आप पढ़ करके अपना मार्क ग्रेड पाने वाले हैं कि नंबर पाने वाले हैं, आपकी मेरिट कैसे बनने वाले, वो सारी चीज जो आप अपने से पता करके 6 महीना बाद पता चला कि जब तक आप पता करते तब तक आपका 1 सेमेस्टर की परीक्षा हो जाती, आपका नंबर खराब हो गया।
ये न हो, इसलिए इस 6 दिन में हम आपको ये सब लेकर के आ रहे हैं, बताने जा रहे हैं अलग अलग कोर्स के महत्व क्या है और उसके साथ साथ आप और क्या क्या उस कोर्स को पढ़ने के लिए कर सकते हैं। आप नेट की दुनिया में जैसे एक चीज हमने नोट करा दिया जिसका हमारा किसी से लेना देना नहीं है, वो आप एक बार सर्च करके देख लेंगे। उस तरह की जो भी जानकारियां शिक्षक जितना दे पाएगा वो इस 6 दिन में प्रयास करेगा कि आपको अपडेट कर दे, इसके लिए कि अब आप जब 21 तारीख के बाद 22 तारीख को जब अपनी कक्षा में जाएं तो वहां अब आपका पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के पढ़ने में भी दोनों प्रवृत्तियां काम कर रही हों। यानी एक प्रवृत्ति है एक्के के घोड़े की तरह। एक्का तो आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, पिक्चर में देखा ही होगा, अगर इस समय नहीं देखा होगा। अब पिक्चर में कौन सा पिक्चर हम बताएं जिसमें एक्का मिलेगा, कोई बताएगा? खोज पूछिएगा एक्का क्या है। एक्का के घोड़े की विशेषता जो मैं कहना चाह रहा हूं समझिए, एक्का में जो घोड़ा नाधा जाता है, हाँ क्या है, कौन सा पिक्चर है? हैं? आपकी आवाज यहां तक नहीं आ रही है। आपकी आवाज आपके बात तीसरे जहां तक सुनाई दे रही है वो आगे बढ़ा दे आवाज। आप बाकी कोई बोलेगा नहीं, अभी सुनिए आवाज कैसे आ रही है। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े होइए, जो खड़ा था आप खड़े होइए, आप अपनी बात बता दीजिए और ये अगले उनके तीसरी पंक्ति का जो है वो सुनकर खड़ा हो जाए। जल्दी बताइए, हमारा समय नहीं है। आगे आप खड़े हो, तीसरे, हाँ एक्का का मतलब हम बता दें, एकता, ठीक है बैठो। हम एकता नहीं कह रहे हैं, आपने अच्छा किया कि प्रश्न पूछ दिया। आप जैसे बहुत सारे लोग यही समझ रहे होंगे, आपने साहस कर दिया, पूछ दिया तो साफ हो गया। ये प्रवृत्ति रखिए कक्षाओं में, जब मन में आए पूछ जरूर दीजिए। हमने एक्का कहा है, शोले पिक्चर में है, शोले पिक्चर में देखिएगा बसंती वो लेकर के चलती है, एक्का चलाती है, यही ना? कौन बताया है? एसएन सिंह। देखिए हमारे यहाँ भी विशेषज्ञ हर तरह के हैं। एक्का के घोड़े की विशेषता समझिए। उस घोड़े को किया जाता है कि उसको एक आगे चेहरे पर पूरा पहनाया जाता है, चमड़े का सब बना रहता है। तो हम लोग को, हम छोटे थे तो समझते थे सुंदर लगने के लिए बनाया गया। तो हम एक दो बार पूछे कि भाई इसको ऐसे पहनाया गया, क्यों नहीं फूल माला लगा दिया जाता है? तब बताया गया कि ये इसलिए नहीं पहनाया जाता है कि सुंदर लगे, ये उसके आंख पर ऐसे पट्टी बांधी जाती है, चमड़े का ऐसे पट्टा रहता है, लेकिन वो देखने में सुंदर लगता है। तो उसमें क्या होता है कि एक्का के घोड़े को सीधा दिखाई देता है, वो अगल बगल देख नहीं सकता। अगर ये हटा दिया जाए तो खेत की हरियाली देखकर वो सड़क से लेकर के चल देगा खेत में। तो एक विशेषता विद्यार्थी की ये होगी, यानी आपकी होगी, कि अपने पाठ्यक्रम में एक्का के घोड़े की तरह एकदम निशाना लगाइए और अपना विषय ठीक करिए। लेकिन अगर यही हो गया तो अब दुनिया बदल चुकी है, आप कूपमंडूक हो जाएंगे, आपका विषय अप्रासंगिक हो जाएगा। ये आज के 10 साल पहले तक था, इस 10 साल में बदला है। और आज कम से कम इस सत्र के बाद तो नहीं, नई शिक्षा नीति के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद तो ये नहीं चलने जा रहा। यानी अब आपको अपने विषय पर एक सीधा भी नजर रखनी होगी और इसके अलावा आंख खोल करके एक बार अगल बगल भी पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा कि आपका विषय किन किन विषयों से जुड़ा हुआ है, कहां कहां से उसमें हम सपोर्ट ले सकते हैं, कहां कहां हम सपोर्ट दे सकते हैं। तो दोनों प्रवृत्तियां एक साथ लेकर के अब चलनी पड़ेंगी जो इस युग के विद्यार्थी हैं। यानी ये नया युग का भारत है और नए युग का समाज है और नए युग की शिक्षा पद्धति लागू होने जा रही है। तो ऐसे दोनों पद्धतियों से आप शुरू होकर के 22 तारीख के बाद अपनी अपनी कक्षाओं में चले जाएं। इसलिए 5 दिन का पाठ्यक्रम है, जिससे लगे कि आपको केवल अपना विषय पकड़ करके नहीं चलना है, उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीजें पकड़नी चाहिए। इसी के लिए शिक्षण संस्थाएं विविध तरह के कार्यक्रम आयोजित करती हैं, विविध लेक्चर आयोजित करते हैं, आपके प्रतियोगिताएं होती हैं, विविध एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजे जाते हैं विद्यार्थी, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में भेजे जा रहे हैं। ये सब इसलिए होता है कि हम सब कुछ जानते हुए अपने विषय में विशेषज्ञ रहें। ये पढ़ाई आपको 22 तारीख से शुरू कर देनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब मैं अपने उस विषय पर, ये सब विषय आपका था, देखिए मुझे ये मत कहिएगा कि मैंने आपने समय बहुत लिया, अब तक जितना बोला हूं ये सब आपका विषय था, इसलिए ये सब समय आपका है, वो मेरा समय नहीं था। अब मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं तो हमारा समय यहां से जुड़ेगा।
ठीक है, जितनी बात मैंने कहा अभी तक, कोई बात अपने लाभ के लिए कहा, एक बात भी अपने लिए कहा, सब आपके लिए कहा है। अब अपने लिए जो कहने जा रहे हैं वो सुनिए, लेकिन वो भी प्रकारांतर से आप ही के लिए है, लेकिन हमारा समय इसके बाद जोड़ सकते हैं। आप जिस संस्था में आए हैं, आपको पता नहीं अभी उसका अंदाजा होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब आप पढ़ते हुए यहां से 2 साल 3 साल के बाद जब कभी निकलेंगे, तब आपको लगेगा कि आप जिस संस्था में आए हैं वो संस्था सामान्य संस्था नहीं है। ये विश्वविद्यालय अभी 1 साल हुआ, पिछले 28 अगस्त को राष्ट्रपति जी ने इसका लोकार्पण किया। इस 28 अगस्त को अभी पहला साल हमने मनाया और नए पाठ्यक्रम लेकर हम अभी आए हैं। ये 1 साल की हमारी यात्रा शुरू हुई। अगले 3 साल की हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 के विश्वविद्यालय बनने की ओर चलते हुए विश्वविद्यालय की यात्रा होगी। हमें पता है कि हमें किन यूनिवर्सिटियों से लड़ना है। हमको पता है कि हमें लड़ना है एमआईटी के साथ। हमें पता है कि हमारी प्रतिस्पर्धा है शिवनाडर यूनिवर्सिटी के साथ। हमें पता है कि हमारी प्रतिस्पर्धा है, उन यूनिवर्सिटियों का मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन वो यूनिवर्सिटियां अच्छी हैं, वो अपने अपने विषय के मानक यूनिवर्सिटी हैं। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। हाँ, उनको स्थापित करने में 20 साल 25 साल लगे हैं। हम 3 साल का टारगेट लेकर चलने जा रहे हैं और 5 साल के बाद हम लगभग उत्तर भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होंगे और उसके बाद देश में नंबर 1 होने की ओर चल पड़ेंगे। अभी 5 साल का तय किया है, लेकिन ये 3 साल में अगर हम उत्तर प्रदेश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं और 3 साल के बाद आप जब यहां से डिग्री लेकर के जाएंगे और पता चलेगा कि प्रदेश की नंबर 1 की यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी हैं, तब आपको अंदाजा लगेगा कि आप किस विश्वविद्यालय में आकर प्रवेश ले लिए थे। लेकिन मैं जानता था आप ताली जरूर बजाएंगे और यहीं आप फंस गए। अगर न बजाए होते तो ठीक था। फंस क्यों गए? क्योंकि अभी तक तो मैं कह रहा था कि मुझे करना है। ताली आपने बजा दिया, इसका मतलब आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो, तो ये आपको भी करना पड़ेगा। यानी 3 साल में हम उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विश्वविद्यालय बने। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, बढ़िया कैंपस दे सकते हैं, एसी क्लासरूम दे सकते हैं, बढ़िया बिल्डिंग दे सकते हैं, अच्छी लाइब्रेरी दे सकते हैं, अच्छा आपको स्टेडियम दे सकते हैं। ये सब हम दे सकते हैं। रिजल्ट हम थोड़े देंगे, वो तो आपको देना पड़ेगा। तो ये सब हो गया और हमारे यहाँ के विद्यार्थी सभी सी ग्रेड में पास हो गए। ये उत्तर प्रदेश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हो जाएगी। इसलिए वो हिस्सा आपका है, तो उसमें आधा आधा का बंटवारा होगा। जो हमारे जिम्मे है वो हम उस दिशा में जाएंगे और आपके जिम्मे है वो आप उस दिशा में जाएंगे। ये ऐसा इसलिए है कि जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित या श्री गोरक्षनाथ मंदिर या गोरक्षपीठ द्वारा संचालित विश्वविद्यालय है, उस पीठ को इस विश्वविद्यालय से एक भी पैसा नहीं चाहिए। वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे संसाधन के साथ और नहीं तो समाज के लोगों के साथ झोली फैला करके आपके लिए मांग करके लेने के साथ ये विश्वविद्यालय बना रहे हैं। वो आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो केवल देने के लिए आए हैं। उन्हें चाहिए केवल ये कि यह विश्वविद्यालय कहा जाए कि नंबर 1 का विश्वविद्यालय। उन्हें चाहिए कि उनके यहाँ से पढ़ने वाला विद्यार्थी निकलने के बाद अगले दिन रोजगार पर हो, माने एक दिन भी वो घर न बैठे। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने पाठ्यक्रम तय करके चलाए। हम बीएससी खोल सकते थे, सामान्य जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब खोल सकते थे, उसमें बहुत सामान्य खर्चा लगता। हमने नहीं चलाया। हम बी काम नहीं चला रहे हैं, इसलिए कि हम अपने माथे पर यह तोहमत नहीं लेना चाहते कि हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ 500 विद्यार्थी सड़क पर घूम रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का विद्यार्थी पढ़कर निकलने के अगले दिन, यानी पढ़ रहा हो उसी समय उसके पास ऑफर लेटर आ जाए। और इस दिशा में हम काम करने जा रहे हैं। आप पढ़ रहे होंगे, अंतिम वर्ष में होंगे, आपके पास कंपनियां आकर आपका परीक्षा ले रही होंगी और आपको अपने यहाँ नौकरी ऑफर करेंगे कि आपका रिजल्ट इस तारीख को आएगा, इस तारीख को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ऐसे विद्यार्थी चाहिए, ऐसा संस्थान का वातावरण चाहिए और ऐसे विश्वविद्यालय के उपलब्धि चाहिए। हम इस दिशा में, और ये इसलिए होगा कि ये चाहत उस ट्रस्ट की है जिसने विश्वविद्यालय को खोला है। उसको पैसा नहीं आपसे चाहिए, वो यहाँ से एक भी उसको ये अकेला संस्थान उसका नहीं है। उस ट्रस्ट के 50 संस्थान चलते हैं, 50वां है।
6 डिग्री कॉलेज चलते हैं, 4 अस्पताल चलते हैं, संस्कृत विद्यालय 6 चलते हैं और सेवा के संस्थान लगभग 18 चलते हैं और हर जगह वो संस्थान पैसा देता है, कहीं से लेता नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य है कि लोक कल्याणार्थ वे संस्थाएं चलनी चाहिए। इसलिए उस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित, उस गोरक्षनाथ मंदिर के द्वारा संचालित आप विश्वविद्यालय में आए हैं। इस विश्वविद्यालय में हमारी और आपकी या यहाँ बैठे हुए पूरे टीम की योग्यता पर निर्भर करेगा कि हम इसे लेकर कहां चले जाएं। मिलना सब है, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। यानी आपकी यूनिवर्सिटी अभी शुरू नहीं हुई, हमने अभी पिछले सप्ताह मांगा था कि हमारी यूनिवर्सिटी में अब तक कौन कौन देश के लोग आए। आप एक बार वो सूची देखिए, आयुर्वेद कॉलेज में कौन आया, हमारे यूनिवर्सिटी के विविध कार्यक्रमों में कौन आए, हमारे यूनिवर्सिटी को केवल देखने कौन लोग आए, तब आपको पता चलेगा कि एक्स ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया यहाँ हर 15 दिन पर आकर विजिट करके जाते हैं। तब आपको पता चलेगा यूजीसी का एक्स चेयरमैन, नैक के एक्स चेयरमैन, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने वाली टीम के प्रमुख थे, वो आकर 3 दिन रहकर जा चुके हैं और उनका कहना है कि हर महीने 2 महीने पर आप जब चाहें हम लोग आकर के काम करने को तैयार हैं। जिन जिन कमेटियों से मान्यताएं मिलती हैं और टॉप रैंक के लोग आकर के इस यूनिवर्सिटी से, हम जिसको बुलाना चाहें वो आने को तैयार है, लेकिन करना तो हमको पड़ेगा, काम तो हमको करना, वो आके काम थोड़े करेंगे, करना तो हमको पड़ेगा। इसलिए यह जिस ट्रस्ट का यह विश्वविद्यालय है, उस ट्रस्ट के द्वारा हम जो मांगे वो मिल जाएगा। देश में कुछ भी, दुनिया में मैं नहीं कह सकता, लेकिन देश में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम मांगे और वो यहाँ ना उपलब्ध हो जाए। चाहे देश का कोई बड़ा से बड़ा विद्वान होगा, देश के किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई बहुत योग्यतम लोग हो, देश के किसी वैज्ञानिक संस्था का कोई वैज्ञानिक हो, जिसको हम चाहे जब चाहे तब वो आने को तैयार है। काम हमको करना पड़ेगा। ऐसे ट्रस्ट के विश्वविद्यालय के हम लोग हैं। हमारा मिशन साफ साफ है। जितनी बात मैंने आपको कही, अगर इसमें से आप निकाल लें तो वही निकलेगा जो मैं कहने जा रहा हूं, कि हमारा मिशन है कि हमें शिक्षण या पठन पाठन की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं चाहिए। यानी हमारा पठन पाठन अपने तरह के भारत की शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ दुनिया वैश्विक स्तर पर चल रही शिक्षण संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली होनी चाहिए। हम उस दिशा में चलना चाहते हैं, उस दिशा में हमारी कक्षाएं चाहिए, उस दिशा में हमको मेहनत करना होगा। पहला विजन तो यह है कि जब हमारे पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी होगी, हम यहाँ बैठे हुए विद्यार्थी देश के वह योग्यतम नागरिक होंगे जो अपने विषय के मास्टर होंगे, अपने विषय के मर्मज्ञ होंगे, तो दुनिया आपकी लोहा मानेगी। ये, और अगर हम इस लायक नहीं होंगे तो जो भाषण करें कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए पहला मिशन है कि हमारे शिक्षण की गुणवत्ता क्रमशः, जैसा मैंने जिस स्तर पर कहा है, उस स्तर का होना ही चाहिए। दूसरा, इस विश्वविद्यालय को, हमारे ट्रस्ट को खोलने की जरूरत क्यों थी? जब हमको पैसा चाहिए नहीं, हमको आपसे कोई लाभ चाहिए नहीं, तो हम खोले क्यों? क्योंकि गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पहले से चल रहा है, आयुष विश्वविद्यालय बगल में खुल चुका है, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय चल रहा है, पूरे प्रदेश में 38 से अधिक विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। फिर इस विश्वविद्यालय को खोलने की जरूरत क्यों थी? ये इसलिए जरूरत है कि हम उत्तर प्रदेश को, बाद में चलकर देश को बता सकें कि देखिए यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए, देखिए विभाग ऐसा होना चाहिए, अस्पताल ऐसा होना चाहिए। यानी हम मॉडल बनने के लिए खुले हैं। इसलिए नहीं खुले कि हमको एक यूनिवर्सिटी चलानी है, हमें मॉडल यूनिवर्सिटी बनना है, मॉडल हॉस्पिटल बनना है, मॉडल डिपार्टमेंट बनना है। इसलिए आपका जो डिपार्टमेंट है उसको सर्च करिए और वो देश के टॉप 10 डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं उनको सर्च करके देखिए कि कौन, उनमें क्या विशेषताएं हैं कि वो टॉप 10 में है। हम क्यों नहीं जा सकते? टॉप 10 यूनिवर्सिटी को सर्च करके हम एक बार देखें हम क्यों नहीं जा सकते। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, लगातार करते हुए हम पढ़ने वाले, लेकिन उसमें आपको हमारे साथ जुटना होगा। ये दूसरा हमारा मिशन है। और तीसरा महत्वपूर्ण मिशन वही है कि हमारे वहां से पढ़ करके निकलने के बाद कोई भी विद्यार्थी एक दिन भी खाली न बैठे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप यहां से पढ़कर निकलकर अगले दिन से इतना कमाना शुरू करिए
कि पड़ोसी के बगल में 5 तल्ला घर बनाइए और उसको रोज चिढ़ाइए। ऐसा विद्यार्थी नहीं बनाना। हमको ऐसा विद्यार्थी बनाना है जो यहां से निकलने के बाद कमाएगा भी, कमवाएगा भी, अपना भी बनाएगा, दूसरे का भी बनाएगा, समाज की भी रक्षा करे, चिंता करेगा, देश की भी चिंता करेगा और दुनिया के मानवता की चिंता करेगा। ऐसा नागरिक हमको चाहिए। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसका उद्देश्य ही है वैश्विक नागरिक तैयार करना, और वो वैश्विक नागरिक की परिकल्पना ये है। हम अपने साथ, यानी हम यहाँ से निकलने के बाद अगर कोई भी एक संस्थान खोलते हैं तो कम से कम 50 लोगों को तो नौकरी दे देकर करके काम करा देंगे। तो हम कमाने वाला भी बने, कमवाने वाला भी बने, और केवल कमाने और खाने में जीवन बीत न जाए, इसलिए ईश्वर को याद करने के लिए तरीके अलग अलग हैं। वो मानव की सेवा करके आप कर सकते हैं, जो आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ये सब करते हुए इस जीवन को सार्थक बना करके जब आप इस दुनिया से जाने की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस बात का अफसोस न हो कि अगर हम इस धरती पर ये और कर लिए होते तो अच्छा होगा। ऐसी मानसिकता का नागरिक और ऐसा विद्यार्थी हमको बनाकर भेजना, ये हमारा मिशन है। यानी 3 हमारे महत्वपूर्ण मिशन ये होंगे और उसके लिए विश्वविद्यालय शुरू होने जा रहा है। यात्रा निश्चित रूप से कठिन है। आप सुन रहे होंगे तो आपको लग भी रहा होगा कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। लेकिन यदि संकल्प ठीक है, नियत ठीक है और परिश्रम में कोई कोताही नहीं है तो यह लक्ष्य न मिले ये हो ही नहीं सकता। बस नियत ठीक रहनी चाहिए, संकल्प ठीक रहना चाहिए और जितना परिश्रम कर सकते उतनी परिश्रम करना चाहिए, उसमें कोई कोताही न करे। तो जो हम तय करेंगे वो प्राप्त करेंगे। आपके साथ हम लोगों की बातचीत लगातार होती रहेगी, कक्षाओं में होगी, कैंपस में होगी, अपने कार्यालय में होगी, आपके कार्यालय में होगी। इसलिए कभी भी इस परिसर के बारे में कोई भी बात आपको खटकती है, कुछ भी लगता है कि ये होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, तो आप उसे बताइए, मन में मत रखिए। आप ठीक है, हो सकता है कि आप बताएं, वो आपको लगे कि वो लागू नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। आप बता देंगे, पता ये चलेगा कि वो कहीं न कहीं उस पर काम हो रहा होगा। 1 साल बाद आपको दिख सकता है, 2 साल बाद आपको दिख सकता है, हो सकता है कि वो हो जाए तो 1 सप्ताह के आगे दिख जाए, हो सकता है कि उससे हम सहमत न हो। तो अगर आपका उस पर नंबर होगा तो हम आपसे बुलाकर बातचीत करें कि आप ये कह रहे हैं लेकिन हमारा मत ये है, इसमें क्या तय हो सकता है। हो सकता है कि हम दोनों के मत पर कोई सहमति न बने तो 5, 7, 8 के बीच में हम उस विषय पर चर्चा कर लें, लेकिन जो भी ठीक होगा वो लागू कर दिया जाएगा। इसलिए आपका काम होगा कि केवल, यानी हमारे वहां अभी तक 1 साल में हमारे पास जो शिकायत आती है वो सर्वाधिक क्या, हमको लगता है कि 100 में से 99 शिकायत है कि हॉस्टल का, मेस का भोजन ठीक नहीं है। अब आप समझिए, यानी 100 में से 99, ये 99 ने शिकायत की, मैं इसकी बात, ये तो ठीक है, उससे तो मेस का भोजन आप कहेंगे तो हो ही रहा है, लेकिन ये 99 लोग क्या इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा ये भी ठीक हो जाए, पढ़ाई भी ठीक हो जाए? क्या मान लें कि 99 की पढ़ाई ठीक है? यानी आज तक कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के गुणवत्ता पर सुझाव क्यों नहीं आता? मैं इसको लेकर चिंतित रहता हूं। आप ये सब करिए। हाँ, अब इधर शुरू हुआ है, इधर शुरू हुआ, कम से कम आयुर्वेद के लोगों ने ये शुरू किया है कि उन्होंने डालना शुरू किया है कि नहीं, इसमें ये हो सकता है, बिल्डिंग में हो सकता है, यहाँ पर कक्षा रूम में हो सकता है। अब धीरे धीरे शुरू हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये प्रक्रिया बढ़े। आप अपने मेस के लिए लड़िए, आप अपने सुविधाजनक क्लासरूम के लिए लड़िए, आपको बस सुविधा चाहिए इसके लिए लड़िए, आपको कॉलेज में बिजली, पंखा चाहिए, पानी चाहिए, इसके लिए लड़िए, आपको सुविधा चाहिए, लेकिन इसके लिए भी लड़िए कि क्लास ठीक रहे, इसके लिए भी लड़िए कि पढ़ाई ठीक होनी चाहिए, इसके लिए भी लड़िए कि शिक्षक ठीक पढ़ाए, इसके लिए भी लड़िए कि लैब ठीक होनी चाहिए, इसके लिए भी लड़िए कि पुस्तकालय ठीक होना चाहिए, इसके लिए भी लड़िए कि ये 4 नए काम भी हम कर सकते हैं, ये भी उसके साथ चलाइए। तब समन्वय के साथ हम व्यवस्था को भी ठीक कर रख सकते हैं और शैक्षणिक और अकादमिक गुणवत्ता को भी ठीक रख सकते हैं। मेरा आप सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह होगा कि जिस तरह से आज आपने अच्छी चुनौती इस विश्वविद्यालय को दिया है, ये क्रम बना रहे और कल से आप जब अपनी कक्षाओं में आए तो आते ये भी नहीं कि कल 200 लोग चढ़ जाएं कि आपने कहा था तो आज क्लास ठीक नहीं चली। धीरे धीरे, यानी वैसे आप कहेंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको सुन ही लें। कल से क्लास ठीक करना है। 22 तारीख के बाद
अपनी अपनी कक्षाएं ठीक करनी है। शिक्षक आपको कम लग रहा है, आप लिख करके दीजिए कि हमारे यहाँ शिक्षक कम है। आप ये मत माने कि काम आपका नहीं है, आपको लग रहा है कि ये शिक्षक ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लिख करके दीजिए आप। लेकिन ये मत मान के चलिए कि शिक्षक के खिलाफ कोई भी प्रक्रिया किसी के ठीक करने की प्रक्रिया नहीं। हम भी कुलपति जी से लेकर और बैठा हुआ विद्यार्थी, कोई यहाँ ऐसा नहीं है जो सब में सब गुण है और सब अवगुण है। हम बैठे हुए सभी लोगों में 10 गुण है, 10 अवगुण है। हमारा काम ये है कि इस प्लेटफार्म पर हर व्यक्ति सीखे। आप भी सीखिए, हम भी सीखें, प्रिंसिपल भी सीखें, शिक्षक भी सीखे। शिक्षक और प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार और कुलपति कब सीखते हैं? जब आप टोकते हैं। इसलिए आप टोकिए। आप ये शिकायत के लहजे में मत बताइए। आपको सबसे अच्छा व्यवस्था है, आदर्श व्यवस्था है कि आप जिस शिक्षक का पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा, उसी से अकेले में मिल करके बात करिए कि सर आपका पढ़ाया समझ, ये सबसे आदर्श व्यवस्था है। क्लास में मत खड़ा हो जाए कि सर आप पढ़ा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बाद शिक्षक टांग देगा आपको। तरीका आप कह तो रहे हैं, आप जरूरी है कि क्लास में खड़ा होकर के सब 50 लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, आपका अब जैसे हम भाषण दे रहे हैं, आप कह दिए आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। अब हमारे निशाने तो आप चढ़ ही जाएंगे कि आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हम ठीक नहीं बोल रहे हैं। अरे बाहर कह सकते हैं मिल करके अकेले में कि सर आप अनावश्यक 1 घंटा हम लोगों का चाटे, हम लोग बिना मतलब के झेल रहे थे। ये बाहर भी कह सकते हैं। शिक्षक को शिक्षक की आलोचना या उसकी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। शिक्षक जानता है कि हम कैसे हैं। आलोचना करनी है तो उससे अकेले में मिलकर कहिए। लेकिन शिक्षक से भी हम लोग आग्रह करते रहेंगे आप। और इस होता कई बार क्या है कि ऐसे विषयों में विद्यार्थी डरता है। डरता क्यों है? कि उसको लगता है प्रैक्टिकल का नंबर है, उसको लगता है कि पढ़ाई का नंबर है, उसको लगता है। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इस विश्वविद्यालय में किसी भी विद्यार्थी के साथ पूर्वाग्रह के आधार पर कोई कार्रवाई कोई नहीं कर सकता, इसकी गारंटी मेरी है। आप केवल कह के देखिए कि हाँ, आपको प्रूफ कर देना पड़ेगा। आपको लगेगा कि नंबर कम मिला, हम आपकी दूसरी परीक्षा करा देंगे, हम बाहर के एक्सपर्ट से परीक्षा करा देंगे, उस रिजल्ट को निरस्त कर देंगे, आपको नया रिजल्ट दे देंगे, आप चिंता न करिए। एक शिक्षक आपका नुकसान नहीं कर सकता है। फिर भी आपको लगता है कि उस शिक्षक से, क्योंकि पता नहीं शिक्षक कैसा है, हमारे ही जैसा या वो शिक्षक जैसा है कि नहीं है, वो आपने कह दिया, तो उसका अच्छा सा तरीका यह है कि आप हमको बता दीजिए। अब आपको लगे कि हमको भी आपने बताया, मान लीजिए वो शिक्षक हमारे गोल का है तो क्या होगा, उससे हम ही वो ले लें। तो उसका दूसरा तरीके आपको खोजने पड़ेंगे। उसका अगला तरीका क्या है कि आप मांग करिए कि हर संस्था में सुझाव पेटिका लगनी चाहिए। सुझाव पेटिका लग जाए। सुझाव पेटिका में आप 4 लाइन का लिख दीजिए, नाम मत लिखिए, फोन नंबर में कुछ मत लिखिए, लिख दीजिए। अब आपको लग सकता है कि ये हमारी राइटिंग तो शिक्षक पहचान सकता है, तो घर पर शाम को जाइए, आपने कहीं बैठिए, तो मान लीजिए आयुर्वेद की शिकायत, बीएमएस की शिकायत करनी है तो नर्सिंग की छात्रा से लिखवा दीजिए। नर्सिंग की करनी है तो किसी फार्मा के छात्र, दूसरे जिसको न जानते, कहे देखो हम बोल रहे हैं तुम लिखो, तो राइटिंग बदल गई। अब आप उस सुझाव पेटिका में डाल दीजिए। कौन जानेगा किसने लिखा है? लोग खोजते रहे किसने लिखा है। आप तो लिख करके अपना काम कर गए। अब जिसको पढ़ना है वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उस पर काम। लेकिन जैसे ही आपने काम किया, आप ईश्वर के दरबार से मुक्त हो गए। न करने वाला दोषी होगा, लेकिन आप कहेंगे ही नहीं तो आप भी दोषी। इसलिए कहना शुरू करिएगा। इस कैंपस को अपना मानिए। आप इस कैंपस के मालिक हैं। मालिक मैंने रजिस्ट्री करने के लिए नहीं कि आप कह दें कि अब आपने मालिक बना ही दिया तो कल आप किसी को रजिस्ट्री करके चल दें, पता चले हम लोग उसके बाद सड़क पर चलते हैं। मालिक झाड़ू चलाने के लिए, झाड़ू लगाना है तो मालिक हैं, सफाई करनी है तो मालिक हैं, ठीक क्लास पढ़वाना है तो मालिक है, विश्वविद्यालय ठीक चलाना है तो मालिक है, कुछ भी ठीक करना है आप मालिक हैं, आप तय करिए। ये गोरक्षनाथ मंदिर समाज का है। गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर समाज के हैं। उनका पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित है। वो ये पूरी संस्था आपके लिए खोले हुए हैं, इसलिए आप इसके मालिक हैं। और अंत में मैं एक बात कह करके अपनी बात पूरी करने जा रहा हूं, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कितना देर इस पे चलेगा, तो अब आप धैर्य पूर्वक जान जाए कि अब मैं रुकने जा रहा हूं। बस अंतिम ब्रह्मास्त्र आपको देने जा रहा हूं, वो जरूर ध्यान में रखिए कि पहले ही दिन, इतना मैं इसलिए कहा हूं कि पता चला पहले ही दिन हमारे ब्रह्मास्त्र आपने प्रयोग कर दिया था, हम लोग नप गए, तो पहले ही दिन मत प्रयोग कर लीजिएगा। ये अंतिम ब्रह्मास्त्र है कि अगर आपने अपने लिए कोई बात अपने शिक्षक से कही, नहीं लागू हुआ,
अपने प्रिंसिपल से कहा, नहीं लागू हुआ। आपने रजिस्ट्रार से कह दिया, नहीं लागू हुआ, और फिर कुलपति से कह दिया। 4 स्टेज है। अब चारों पर लागू नहीं हुआ। 1 महीने में 1 सप्ताह शिक्षक के पास, 1 सप्ताह प्रिंसिपल के पास, 1 सप्ताह रजिस्ट्रार के पास और 1 सप्ताह कुलपति के पास। 4 सप्ताह यानी 1 महीना। 30 दिन के बाद आप अपने उस बात को ये लिखते हुए कि मैंने अमुक शिक्षक से कहा, नहीं सुना गया, अमुक प्रिंसिपल से कहा, नहीं सुना गया, रजिस्ट्रार एक ही है इसलिए आप लिख सकते हैं कि रजिस्ट्रार से कहा, यानी हम हमारे बारे में लिख सकते हैं कि कहा गया, नहीं सुना, और कुलपति जिसे भी कहा गया वो नहीं सुने, कृपया संज्ञान ग्रहण करें। ये कहाँ जाएगा? ये चिट्ठी जाएगी 5 कालिदास मार्ग, लखनऊ। पता है कहाँ का पता है? 5 कालिदास मार्ग, लखनऊ। ये मुख्यमंत्री आवास का पता है, जहां महाराज यानी गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज का निवास है मुख्यमंत्री होने के नाते। और वो कोई ऐसा पत्र और कोई ऐसी चिट्ठी नहीं है जिसका वो संज्ञान न लेते हैं। और यूनिवर्सिटी का तो वो तुरंत लेने, क्योंकि ये तो उनके सपनों का संस्थान है। यहाँ वो जितना टाइम देते हैं वो शायद किसी को टाइम देते हो, भले वो लखनऊ से रह करके भी। ये पत्र आप जैसे डाल देंगे, आप उसका परफॉर्मेंस 24 घंटे से 48 घंटा के अंदर देखिए। बस चिट्ठी भेजेंगे तो 3-4 दिन लगेगा पोस्ट में जाने। आप ऊपर लिख दीजिए व्यक्तिगत, नीचे पता लिखिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, 5 कालिदास मार्ग, लखनऊ, और विश्वविद्यालय का अंदर अपना चिट्ठी लिख दीजिए, प्रेषक डाल दीजिए और चिट्ठी भेज दीजिए। 3-4 दिन लगेगा पोस्ट ऑफिस में जाने के, उसके वहां मिलने के 24 से 48 घंटे में आप उसका परफॉर्म देख सकते हैं। लेकिन ये चिट्ठी कब भेजना है? 4 लोगों से कहने पहले दिन मत भेज दीजिएगा, नहीं तो हम लोग के लिए सर दर्द हो जाएगा, पता चलेगा कि पहले शुरू हो गया। तो 4 चरण पूरा करके आप जाइए। वैसे मुझे लगता है कि ये नौबत कभी नहीं आएगी। यदि आपने पहल किया तो इस विश्वविद्यालय में जो काम करने वाले लोग हैं, अधिकतम लोग मिशनरी लोग हैं, वो अपना जीवन दे करके काम कर रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति इस यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी के उपलब्धि को अपने जीवन की उपलब्धि मानकर जीने वाला व्यक्ति है। इसलिए जो हमारे साथ टीम काम कर रही, मैं इतना दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि नौबत नहीं आएगी। इसलिए हमारे साथ जो टीम काम कर रही है, वो टीम अपना काम करके आनंद लेने के लिए कर रही है, वो नौकरी करने के लिए नहीं कर रही है। ऐसी एक बड़ी टीम हमारे साथ काम कर रही है, और अभी बहुत बड़ी टीम जुड़नी है, जिनके जीवन का मिशन होगा कि इस विश्वविद्यालय के आधार पर एक ऐसा मॉडल विश्वविद्यालय खड़ा करना जिसे देश भर में कह दिया जाए कि जिसे विश्वविद्यालय देखना है वो गोरखपुर में जाकर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय देखे। ये होगा तब जब आपका सहयोग होगा। भारत माता की जय। कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए अब मैं गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के निदेशक एवं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस हेतु आमंत्रित करती हूँ। मंच पे आसीन फैकल्टी, अभिभावक गण और मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राएं, पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने इस इंस्टीट्यूट में, इस यूनिवर्सिटी में आए। क्यों बधाई के पात्र क्यों है? क्या खास बात है यहाँ पे? ये भी बिल्डिंग है, ये भी चूना गेरू से बना हुआ है, इसको में कोई ईंट लगी है, इसमें भी कोई लोहा लगा जो बाकी यूनिवर्सिटी में। आप लोगों का प्रथम दिन है, तो एक चीज तो एहसास किया होगा कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में बाकी यूनिवर्सिटी ये प्लान कर रही है कि एडमिशन कैसे लें, कब तक लें, वहां पे आपका सबसे आगे आपने चलते हुए पाठ्यक्रम चालू हो गया, कक्षाएं चालू हो गई। ऐसा किसी भी जगह पे नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं
क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपका समय बहुत बहुमूल्य है। दूसरे, ये आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी गुरु गोरखनाथ जी से जुड़ी हुई है। आप लोगों को शायद जान के ताज्जुब होगा कि गोरखनाथ जी, भगवान गोरखनाथ जो है वो सबसे बड़े डॉक्टर भी थे, डॉक्टर हैं भी, अभी भी। जब आपको पता होगा, जो पुरी में भगवान जब बीमार होते हैं, मालूम है अपने रथ यात्रा के बाद बीमार होते हैं वो, तो जब बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए जो वैद्य, जो डॉक्टर वो जाता है, वो नाथ परंपरा का होता है। इसलिए आप लोग अपने आप को दूसरे लोगों से अलग समझें। हमारे साथियों ने आपको बताया कि आप किन किन विषयों पे, जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, कि कहाँ पे आपको जॉब कैसे मिल सकता है, किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, पहले दिन कैसे क्या करना है। लेकिन हमारी इच्छा है आप अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप हर आदमी कम से कम 10-10 लोगों को जॉब दे सके। ये पॉसिबल कैसे होगा? एक तो शिक्षा प्रणाली, यहाँ पे शिक्षा प्रणाली में जैसे डॉक्टर प्रदीप राव ने बताया कि घोड़े के चमड़ा का वो नहीं लगाना, वजन नहीं लगाना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? घोड़ा की तरह नहीं दौड़ना है, ये दौड़ रहे हैं सुबह शाम तक हम लोग। आपको नई शिक्षा नीति कहती है, और इस कॉलेज का पहले से ही हम लोग की सोच है कि आप लोग विभिन्न कार्यक्रमों को, विभिन्न विषयों को इतनी पढ़ाई करें कि उनका व्यवहारिक ज्ञान हो। जब आपको 2 कलाएं, 4 कलाएं, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि संस्कृत आनी चाहिए, कुछ में तो कंपलसरी है ये। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कि हमारे पुराने ऋषियों ने लिखी है। अभी भी जो हम लोगों जो पढ़ पाते हैं, जो शास्त्र हैं, वो बहुत कम परसेंटेज ही चीज है जो हम लोग को पढ़ पाते हैं। हमारा दुर्भाग्य था कि हम संस्कृत नहीं पढ़ पाए उस लेवल की, कि उस शास्त्र को पढ़ पाए जिसमें कि लिखा हुआ है कि कोरोना का इलाज कैसे होना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यदि हम आज के संदर्भ में पुराने पन्नों को पढ़ते तो हम देखते हैं कि उसमें भी कोरोना का जैसी महामारी के बारे का जिक्र है। और यदि हमें पढ़ना होता, संस्कृत पढ़ा होते अच्छे से, तो आज हम उसको अनुवाद करके कोरोना आने से पहले ही पूरे विश्व को, हिंदुस्तान का अकेला नहीं, पूरे विश्व को तैयार कर लेते कि इससे कैसे लड़ा जाए। तो हम यहाँ चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे यहाँ पर हैं वो अव्वल दर्जे के सोचने में माहिर हो, और आपकी सोच हमेशा काफी ऊंची होनी चाहिए। और हम लोग जो आप सपना देखेंगे उसमें सपना को साकार करने में जो भी बन पड़ेगा हम लोगों से, वो हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन सपना ऊपर ऊंचा देखना, ये मत देखना कि अरे आज पानी रुक जाए, अरे आज जूता का कोई कांटा लग गया जूते में और जूता तकलीफ दे रहा है, मैस में खाना टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ये सब चीजें बदलती रहती हैं। एक पुराने समय में, अपना शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ऋषि थे, वो भगवान की बहुत भारी तपस्या करने लगे, और ऋषि कम थे, वो कुछ और रावण टाइप, राक्षस टाइप के थे वो। और भगवान को डर लगने लगा कि इसने हमसे कुछ मांग लिया और हम इसने पूजा कर ही रहा है, तो हो सकता है कि वो बाकी लोगों के लिए खतरा हो। तो उन्होंने क्या किया, उसके दांत में दर्द कर दिया। उस जो व्यक्ति ने 10 साल तक तपस्या करी, और भगवान जब प्रकट हुए तो उसने कहा कि भगवान ने पूछा, बेटा क्या चाहते हो, तो क्या मांगना चाहते हो? तो बोलते हैं कि सब मेरे दांत में दर्द हो जाए।
उन्हें ठीक है दांत निकाल देते और दर्द ठीक हो गया। पूरे 10 साल की तपस्या खराब होगी। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग कि छोटी चीजों के ऊपर अपनी पढ़ाई मत अटकना, क्योंकि ये किसी का कोर्स 2 साल का है, किसी का 4 साल है, समय बहुत कम है। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को जल्दी से जल्दी बुला के चालू किया है कि जिंदगी की रफ्तार बहुत तेजी से निकल रही है और आपको जिंदगी की रफ्तार में साथ नहीं चलना है, आपको उसकी दिशा मोड़नी। जब आप लोगों की दिशा मोड़ेगी तो मानवता की दिशा मोड़ेगी, हिंदुस्तान की दिशा मोड़ेगी। यही सब अपेक्षाएं हमें आपसे हैं और जो जो आप सपना देखेंगे उसके पूरे करने में हम सब लोग, हमारी पूरी फैकल्टी आपके साथ है। जय हिंद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्रा कार्यक्रम के समापन हेतु अब मैं गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं को वंदे मातरम हेतु आमंत्रित करती हूँ। सावधान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, कोटि कोटि कंठ कोटि कोटि भुज धृत कर वाले, अब किनो मान तो बोले बाहुबल धरणी नमामि धरणी रिपुदल वर्णी मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत वीरों की जय, भारत वीरों की जय। कार्यक्रम के अंततः आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जलपान हेतु आप सभी रिफ्रेशमेंट एरिया में प्रस्थान करें। कॉलेज परिसर में निचली सतह की ओर।